मुझे डाउट है कल के में। बताइए क्या डाउट है आपको। सर एक तो आपने जब वो एक मिनट सर। सर एक बार वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का जो आपने वो समझाया था, एक बार वो और समझा देना दोबारा से सर। बता देंगे। और सर जो ये चल। डिवेंचर वाला चैप्टर हुआ है सर, उसमें उसमें क्वेश्चन में दिया था कि हमें बैलेंस शीट बनानी है एक्सट्रैक्ट, तो सर उसमें बस डिवेंचर दिखाने हैं ना। हाँ, डिवेंचर अकाउंट इक्विटी लायबिलिटी हेड में है ना, आ जाएगा लॉन्ग इसमें नॉन करंट नॉन लायबिलिटी, उसके करेंट लायबिलिटी। अंदर नॉन करंट मतलब लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर नीचे आपको दिखा देना है। ये क्वेश्चन तो मैं करा चुका हूँ इस तरह का, ज़्यादातर बैलेंस शीट मैंने बनवा दी थी आपको। कोलेक्टर सिक्योरिटी जो पोर्शन था इसी चैप्टर में, तो वो हाँ सर बनवा दी थी उसमें मैंने। बनवाया था कॉल। बस बस वही है सिक्योरिटी प्रीमियम हो तो आपको ऊपर दिखा देना रिजर्व में सरप्लस में, है ना, ओके सर। शेयर होल्डर फंड के अंदर। ओके सर। लॉस ऑन इश्यूड वेंचर हो वो भी वहां दिखा देना स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर ही नेगेटिव में। नेगेटिव मीन्स इन बॉक्स है ना, ब्रैकेट में आपको दिखा देना है वहां पर। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करता हूं बेटा। यस सर। वन मिनट, रिकॉर्डिंग स्टार्ट। यस, स्क्रीन शेयरिंग। हम लोगों ने बेटा अब तक इस चैप्टर के अंदर, एक मिनट, फुल स्क्रीन। यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब तक हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर, जो चैप्टर आपका चल रहा है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इसमें मीनिंग ऑफ द पार्टनरशिप फर्म सेक्शन 39 है ना, मोड ऑफ डिसोल्यूशन एंड डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फर्म, ये किया था। इसके बाद दे आर फ्यू अकाउंट्स यू आर प्रिपेयर एट द टाइम ऑफ dissolution of partnership firm. First is realization account, second one is partners loan account, पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। करंट अकाउंट उस केस में बनाएंगे जब कैपिटल फिक्स नेचर आप शो करेंगे। नेक्स्ट, यहाँ पर रिलायसन अकाउंट को हमने डिस्कस किया था। इसमें रिलायसन अकाउंट का जो नेचर है वो नॉमिनल अकाउंट नेचर है, और ये जनरली इसलिए बनाया जाता है कि जिससे कि प्रॉफिट ascertain the profit and loss of realization of assets and payment of outside liability। ये पूछा जाता है कि वाई वी आर प्रिपेयर रिलायसन अकाउंट, तो आपको ये बताना पड़ेगा फॉर ascertain the profit और लॉस ऑफ रिलाइजेशन एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसके बाद ये भी पूछा जाता है कि कौन सा एक अकाउंट है जो पूरी लाइफ में एक बार ही पार्टनरशिप फर्म प्रिपेयर करती है, तो वो अकाउंट रिलाइजेशन अकाउंट ही है। इट इज प्रिपेयर एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, है ना, तो ओनली वन टाइम आपको ये पूरी फर्म की लाइफ में बनाना पड़ता है। इसके बाद फॉर्मेट ऑफ रिलायजेशन अकाउंट हमने बताया था, जिसमें एसेट्स को हमें डीआर में लिखना है, लायबिलिटी को सीआर। इसके बाद प्रोविजन फॉर ये मैंने बताया था कि लायबिलिटी के अगर कोई प्रोविजन है तो वो डीआर में आएगा, और एसेट्स के अगर जो भी प्रोविजन है वो सीआर में आएगा। ठीक है, एसेट्स को सेल करेंगे तो सीआर साइड में बाय बैंक या कैश के अंडर में लिखेंगे उसे। और अगर कोई सर एसेट यस बेटा। सर इसमें गुडविल आएगी क्या, गुडविल दिखाएंगे क्या। बेटा गुडविल, देखिए एडमिशन, रिटायरमेंट या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, डेथ ऑफ द पार्टनर, इन सब में गुडविल का अलग से ट्रीटमेंट है। लेकिन जब हम फर्म डिसॉल्व करते हैं ना, तो उस समय जो दूसरी एसेट्स का नेचर है उसी तरह से इसको भी ट्रीट करेंगे। मतलब जैसे मशीनरी हम यहाँ पर डेबिट साइड में शो करेंगे रिलायसन में, तो बैलेंस शीट से गुडविल भी बीआर साइड में ही हमें शो करनी है रिलायसन अकाउंट के अंदर। ठीक है, और उसी तरह से अगर सेल होती है गुडविल तो सीआर साइड पर बैंक के नाम से आएगा, और कोई एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट नहीं है।
पार्टनर कैपिटल अकाउंट में इसको शो नहीं करना है, ध्यान रखना, राइट ऑफ नहीं करना है। जैसे और एसेट्स के साथ ट्रीटमेंट होता है उसी तरह से इस एसेट्स के साथ मतलब गुडविल के साथ ट्रीटमेंट होगा। क्लियर? तो सन्ड्री एसेट्स आपको लिखना, सन्ड्री एसेट्स यहाँ लिखना है, लायबिलिटी सीआर में आएगा, एसेट्स के आगे जो प्रोविजन है वो सीआर में, और लायबिलिटी के अगर कोई भी प्रोविजन बनाया है तो वो डीआर में। देन एसेट्स को हम सेल करेंगे, सेल करने के बाद में जो अमाउंट हमें रिसीव होगा या एसेट्स को पार्टनर को देने के बाद, है ना, जो अमाउंट हमें, है ना, एसेट्स को देने के बाद, ठीक है, दे देंगे कुछ जो भी एसेट्स है, उसके बाद जो अमाउंट हमें रिसीव होगा वो लायबिलिटी का पेमेंट करने के लिए यूज होगा, तो बैंक के नाम से आपको डेबिट साइड में शो करना है। ऐसे ही कोई लायबिलिटी अगर कोई पार्टनर लेता है तो उसको दे देंगे, ठीक है, कहेगा क्वेश्चन के अंदर कि ये पार्टनर एग्री हो रहा है इस लायबिलिटी को लेने के लिए। ये भी हो सकता है कि पार्टनर को हम रेम्यूनरेशन या कमीशन दे रहे हैं, कुछ स्पेशल उसको बल्क दे रहे हैं एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, तो वो कमीशन या फिर रेम्यूनरेशन पार्टनर को हम देंगे बेटा, ठीक है, पार्टनर के नेम से आएगा। इसके बाद टोटल करेंगे, टोटल करने के बाद जो भी डिफरेंस आएगा वो रिलायंस का लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। अगर प्रॉफिट होता है तो डेबिट साइड में शो करना है, और लॉस होता है तो क्रेडिट साइड में सभी पार्टनर में उनके प्रॉफिट से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके शो करना है। क्लियर? ओके। नेक्स्ट जर्नल एंट्रीज हम कर रहे थे बेटा। जर्नल एंट्रीज में फर्स्ट जर्नल एंट्री होती है, मैंने आपको बताया कि ये जो डिसोल्यूशन में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना। पहले बैलेंस शीट के अंदर जितनी भी एसेट्स है उन्हें कैरी करके लेके जाना है रिलायंस अकाउंट में, फर्स्ट स्टेप। दूसरा स्टेप, जितनी भी लायबिलिटी है बैलेंस शीट में दे रखी है वो लायबिलिटीज कैरी फॉरवर्ड करनी है, कहां पर? रिलायंस अकाउंट के सीआर साइड, ठीक है। ऐसे ही हमें जो भी एसेट्स है उन्हें हम सेल करना है स्टेप नंबर 3 में, तो वो सेल होगा या पार्टनर उस किसी एसेट्स को लेगा, उसके बाद फिर लायबिलिटी का पेमेंट होगा या लायबिलिटी को कोई पार्टनर लेगा, ठीक है। तो उसके बाद नीचे टोटल करते हैं, टोटल करने के बाद लॉस प्रॉफिट आता है, तो वही स्टेप हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले जितनी भी एसेट्स हैं उन्हें ट्रांसफर करेंगे रिलायंस अकाउंट के डीआर में, तो एंट्री हमें करनी है रिलायंस अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट इंडिविजुअली। मैंने ये बताया था कौन कौन सी एसेट्स यूज नहीं होती हैं, ट्रांसफर नहीं होती हैं, कैश, बैंक, है ना, डेबिट बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट, डेबिट बैलेंस ऑफ पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट, फिक्टिशियस एसेट्स, ये ट्रांसफर नहीं होती है रिलायंस के डेबिट साइड में, बाकी की सभी एसेट्स ट्रांसफर होंगी। सेकंड एंट्री प्रोविजन अगेंस्ट एसेट्स जो होती हैं वो हमें ट्रांसफर करनी होती है रिलायंस के सीआर साइड में, तो एंट्री होती है प्रोविजन फॉर बैड डेट, ये डेटर के अगेंस्ट प्रोविजन है, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ये फिक्स एसेट्स के अगेंस्ट में प्रोविजन हम बनाते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व, ये आपको पता ही है इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में बनता है, और मशीनरी रिप्लेसमेंट रिजर्व अकाउंट, ये सभी अकाउंट जो है वो हम डेबिट करेंगे, और टू रिलायंस अकाउंट में हम लोग इनको कैरी फॉरवर्ड करते हैं। एसेट्स के अगेंस्ट में जो भी प्रोविजन है वो हमें कैरी फॉरवर्ड करने हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बेटा, ये नोट मैंने बताया था कुछ, ये बाद में जाके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे आपके साथ बाद में, लेकिन ये ध्यान में रखना कि थर्ड जो एंट्री होती है वो बैलेंस शीट के अंदर जो लायबिलिटी दे रखी है, आउटसाइड लायबिलिटी दे रखी है, वो हमें यूज करनी है, वो वहां पर शो करनी है, ठीक है। समझ में आया आपके? चलिए, तो एंट्री हमें करनी होती है सन्ड्री लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिलायंस अकाउंट। नेक्स्ट, इसमें मैंने बता दिया था आपको कौन कौन सी लायबिलिटी है जो ट्रांसफर नहीं करनी है हम लोगों को, है ना। तो इसके बाद नेक्स्ट बेटा फोर्थ एंट्री होती है कि जो भी लायबिलिटी साइड में रिजर्व दे रखे हैं, रेवेन्यू नेचर के रिजर्व दे रखे हैं, जैसे एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में होता था कि जितने भी रिजर्व, कंटिजेंसी रिजर्व, रेवेन्यू नेचर के फंड से वो सभी हम लोग ट्रांसफर करते थे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो लायबिलिटी साइड में अगर इनमें से कुछ दे रखा है तो ट्रांसफर करेंगे, तो एंट्री हमारी हो जानी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, कंटिजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। करंट अकाउंट ओपन है तो करंट अकाउंट में ट्रांसफर होंगे बेटा, ठीक है, सभी पार्टनर के प्रॉफिट से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यस सर, एक बार वो बता दीजिए कौन सी लायबिलिटीज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती हैं।
यस बेटा, ये ध्यान में रखना कि कौन सी लायबिलिटी ट्रांसफर नहीं होती है, ये पूछना चाह रहे हैं बस ना आप। तो रिलायंस अकाउंट देखो, एक स्पेशल रिलायंस अकाउंट हमें बनाना है, तो रूल्स ये कहता है कि जितनी भी एसेट्स हैं, जितनी भी लायबिलिटी है, वो सबको रिलायंस अकाउंट में लेके जाओ, कि जिससे कि उनका अकाउंट अपने आप क्लोज हो जाए। तो हम ये क्लोज करने के लिए, उन अकाउंट को क्लोज करने के लिए इनको ट्रांसफर करके लेके आते हैं। तो एसेट्स को डीआर में ट्रांसफर करेंगे, लायबिलिटी को सीआर में ट्रांसफर करेंगे, है ना, क्योंकि बैलेंस शीट को यहाँ पर खत्म कर देना है, एक दूसरे के जो अकाउंट शो रखे हैं उनको क्लोज करके। तो यहाँ पर एक बात है कि लायबिलिटी, जैसे आप पूछ रहे हैं कि सर लायबिलिटी कौन सी है जो रिलायंस अकाउंट में नहीं आएंगी, जैसे पार्टनर कैपिटल अकाउंट दे रखा होता है बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड, वो नहीं आएगा। पार्टनर्स करेंट अकाउंट दे रखा होगा, वो नहीं आएगा, क्योंकि इसके लिए हम स्पेशल अलग से अकाउंट बनाएंगे, रिलायंस के बाद अकाउंट बनाएंगे तो वहां दिखाएंगे इनको। ऐसे ही जो रिजर्व है, रिवेन्यू नेचर के रिजर्व हैं, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस हो, जनरल रिजर्व हो, रिजर्व फंड हो, कंटीजेंसी रिजर्व हो, या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो, ये सभी हमें पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं, इसलिए रिलायंस अकाउंट में नहीं दिखाएंगे। ठीक है, साथ में पार्टनर का लोन है, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है कैपिटल के अलावा, तो लोन अकाउंट हम अलग से बनाते हैं, इसलिए है ना, यहाँ पर रिलायंस अकाउंट में उस लोन अकाउंट को कैरी फॉरवर्ड सीआर साइड नहीं करेंगे। समझ में आ गया बेटा? ये सर आ गया। हाँ, और ये भी ध्यान में रखना है कि लायबिलिटी साइड में एसेट के अगेंस्ट जो भी फंड दे रखे हैं उन्हें भी नहीं करना है, वो मतलब वो जो है वो तो ट्रांसफर होकर जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया इससे पहले कि डेप्रिसिएशन अकाउंट है वो ट्रांसफर होकर जाएगा, है ना, मशीन रिप्लेसमेंट अकाउंट है वो ट्रांसफर होकर जाएगा, क्योंकि एसेट्स के अंगेज हैं, इसलिए वो ट्रांसफर होकर जाएंगे रिलायंस अकाउंट में। यस बेटा, चलिए आगे चलते हैं। प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड बेटा जनरली ये प्रोविडेंट फंड जो होता है वो एम्प्लॉइज के लिए होता है। वैसे एक क्वेश्चन में दे रखा होगा साहब एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, अगर क्वेश्चन में बैलेंस शीट के अंदर प्रोविडेंट फंड भी दे रखा है ना, तो वो एम्प्लॉइज का ही मानना हो। तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो है वो प्योर लायबिलिटी होती है, इसलिए रिलायंस के सीआर साइड में हम शो करेंगे उसे, और शो करने के बाद में उसको फिर हम लोग पेमेंट भी करेंगे। क्वेश्चन में गिवन होगा नहीं तब भी पेमेंट करेंगे। ठीक है बेटे, इसके बाद नेक्स्ट वर्कमैन कंपनसेशन फंड। अब इसका स्पेशल ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया था बेटा, यहां पर मैं आपको पहले बता देता हूं, इसको पढ़ने से पहले आपको बता देता हूं कि वर्कमैन कंपनसेशन बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दे रखा होगा। ठीक है, नीचे जो एडजस्टमेंट दे रखे होंगे उसमें क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन फंड हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। अगर वर्कमैन कंपनसेशन फंड के अगेंस्ट में कोई क्लेम नहीं है तो ये पूरा का पूरा वर्कमैन कंपनसेशन फ्री रिजर्व हो जाता है और वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होता है। क्लियर? एक तो कंडीशन ये हो गई जब क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन नहीं दिया हो एडजस्टमेंट में, केवल वर्कमैन कंपनसेशन फंड दिया हो, तो पूरा का पूरा वर्कमैन कंपनसेशन फ्री रिजर्व हो जाता है, वो सभी पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। दूसरी कंडीशन, अगर क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन फंड नीचे दिया हुआ है, ठीक है, तो अब यहाँ पे देखना है कि वर्कमैन कंपनसेशन फंड जो दे रखा है मान लो 10,000 है और क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन फंड है वो 8,000 रुपये है, ध्यान रखिए। तो इस केस में हम लोग वर्कमैन कंपनसेशन फंड के दो पार्ट कर लेंगे। टोटल 10,000 का वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, उसके दो पार्ट कर लेंगे। एक तो इसमें से क्लेम पे करना है और एक फ्री रिजर्व बनाना है। 10,000 के में से 8,000 का क्लेम बनना है, तो वो तो है ना रिलायंस अकाउंट के सीआर साइड में आपको शो करना है बाय वर्कमैन कंपनसेशन फंड के नेम पे 8,000, और उसको पेमेंट भी करना है, तो इसलिए रिलायंस अकाउंट में डीआर साइड में टू बैंक हम लिखेंगे, उसके अंदर हम पेमेंट ऑफ क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन 8,000, तो इसका मतलब सीआर साइड में वर्कमैन कंपनसेशन फंड आ गया और डीआर साइड में उसका पेमेंट आ गया, और 2,000 का जो फ्री रिजर्व बचा वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, सिचुएशन समझ में आ गई। एक सिचुएशन ये हो सकती है कि वर्कमैन कंपनसेशन फंड 10,000 का दे रखा है और 10,000 का क्लेम दे रखा है,
तो उस केस में फ्री रिजर्व तो बचा नहीं, तो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा नहीं। लेकिन रिलायंस अकाउंट के सीआर साइड में आपको शो करना है पूरा का पूरा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 10,000 और फिर उसका पेमेंट भी करना है ना, डेबिट साइड में टू बैंक के अंदर। नेक्स्ट सिचुएशन हो सकती है कि वर्कमैन कंपनसेशन 10,000 दिया हुआ है और लायबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन 15,000 दिया हुआ है, मतलब ज्यादा दिया हुआ है वर्कमैन कंपनसेशन फंड से क्लेम। तो इस सिचुएशन में वर्कमैन कंपनसेशन फंड 10,000 रिलायंस के सीआर साइड में लिखना है और पेमेंट हमें पूरा करना है 15,000 बेटा डीआर साइड ऑफ रिलायंस अकाउंट टू बैंक के अंदर। समझ में आ गया? यस सर। ये सभी सिचुएशन मैंने आपको बता दी है ना। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या क्या रखा है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड इफ एनी लायबिलिटी इज एक्सपेक्टेड टू अराइज अगेंस्ट एनी फंड और रिजर्व वर्कमैन कंपनसेशन फंड देन एन अमाउंट इक्वल टू सच लायबिलिटीज ट्रांसफर टू रिलायंस अकाउंट। जो क्या क्या रखा है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड देन एन अमाउंट इक्वल टू सच लायबिलिटीज ट्रांसफर टू रिलायंस अकाउंट सीआर साइड ऑफ रिलायंस अकाउंट। इफ एनी डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पार्टनर, अगर फ्री रिजर्व बचता है उसमें से तो वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो एनी डिस्ट्रीब्यूट अमाउंट ऑफ पार्टनर्स इन देयर प्रॉपर्टी रेशियो बाय पासिंग दी फॉलोइंग एंट्री। तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट है टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कर देंगे, है ना, जो फ्री रिजर्व है और जो जिसके अंगेज में लायबिलिटी बनी है उसको हम रिलायंस के सीआर साइड में ट्रांसफर कर देंगे। तो उस समय एंट्री कर देंगे वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू रिलायंस अकाउंट जितनी लायबिलिटी बनी है। तो ये कंबाइन एंट्री भी आप कर सकते हो, वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट 10,000, रिलायंसन अकाउंट लायबिलिटी 10,000 और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 2,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर में। क्लियर? यस सर। यस बेटा। सर मैं ये पूछा था, जैसे अभी तो हम पे वर्कमैन कंपनसेशन फंड जैसे 10,000 का उसकी लायबिलिटी भी 2,000 क्रिएट हो रही है, अगर सर जैसे उससे एक्सेस क्रिएट हो तो? बेटा मैंने वो भी क्लियर बताया था आपको। मैंने ये बोला था वर्कमैन कंपनसेशन फंड 10,000 है और लायबिलिटी है कि नहीं है, पहले तो ये देखना है। लायबिलिटी है तो कम भी हो सकती है ज्यादा भी हो सकती है फंड से। तो आपका क्वेश्चन है अगर ज्यादा लायबिलिटी हो तो क्या करेंगे। ज्यादा लायबिलिटी हो तो हमें भाई फ्री रिजर्व तो बचा नहीं, क्योंकि 10,000 का हमारा फंड था और लायबिलिटी हो गई 15,000 की। तो इस केस में रिलायंस के सीआर साइड में हमें वर्कमैन कंपनसेशन फंड पूरा दिखाना है और पेमेंट जब करेंगे, क्योंकि लायबिलिटी का पेमेंट कहाँ करना है, रिलायंस के डीआर साइड में, है ना, टू बैंक के अंदर में। तो वहां पर क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन 15,000 दिखाएंगे। ठीक है, तो 10,000 क्या वर्कमैन कंपनसेशन फंड सीआर साइड और 15,000 का पेमेंट डीआर साइड रिलायंस अकाउंट में। ओके सर। ओके। पार्टनर में फ्री रिजर्व बचा ही नहीं तो जो बढ़ सके। क्लियर? चलिए यस। नेक्स्ट है बेटा एंट्री फॉर द रिलायंसन ऑफ एसेट्स। जब हम एसेट्स को सेल करते हैं तो उस समय एंट्री करते हैं, कहते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलायंसन अकाउंट। इसके बाद अगर एसेट कोई पार्टनर टेक ओवर कर रहा है तो उस कंडीशन में उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाता है, तो एंट्री करके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिलायंसन अकाउंट। सी पॉइंट देखिए, ये मैंने यहां पर भी लिखा है और आगे भी जाके आपको एक बार मिलेगा कि यहां पर पहली सिचुएशन थी कि अगर एसेट बिक जाए, सेल हो जाए, तो कैसे अकाउंट डेबिट टू रिलायंस अकाउंट। अगर पार्टनर टेक ओवर कर ले एसेट्स को तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिलायंस अकाउंट। लेकिन अगर किसी लायबिलिटी होल्डर को उसका पेमेंट किया जाए, एसेट्स को दे दिया जाए, कैश को छोड़कर कैश के प्लेस पर हम किसी और एसेट से पेमेंट करें, तो उस केस में यहां पर ये ध्यान में रखना कि एक तरह से कंपनसेट हो जाती है ये एंट्री, इसलिए हमें कोई भी एंट्री नहीं करनी है। ठीक है, कोई भी एंट्री करने का मतलब ये है कि ना तो पेमेंट ऑफ क्रेडिटर की एंट्री करनी है और ना एसेट्स को सेल करने की एंट्री करनी है। ठीक है, तो अगर कोई लायबिलिटी होल्डर किसी एसेट्स को टेक ओवर कर रहा है तो उस समय उसकी एंट्री नहीं करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, यही मैंने लिखा हुआ है, इफ एन एसेट इज गिवन अवे टू द क्रेडिटर इन पास्ट और पार्ट और फुल पेमेंट ही ड्यू, the agreed amount of the asset is deducted from the claim of the creditor and the balance is to be pay off। अगर मान लो हमारा जो है 25,000 रुपए की हमारा क्रेडिटर है और 20,000 का
उसे कोई फर्नीचर हम दे रहे हैं तो फर्नीचर देने की एंट्री नहीं करेंगे, लेकिन बचा हुआ जो क्रिएटर का बैलेंस है 5,000, 25,000 का क्रिएटर, 20,000 की हम एसेट्स दे रहे हैं और उससे कह रहे हैं कि 5,000 हम आपको कैश देंगे, तो 5,000 आपको है ना अलग से रिलायंस के डीआर साइड में बैंक के अंदर टू क्रिएटर पेमेंट ऑफ लायबिलिटी दिखानी पड़ेगी। लेकिन अगर क्वेश्चन में कह दिया कि भाई ऐसा है कि 25,000 के क्रिएटर थे और 20,000 का फर्नीचर लेके वो सेटिस्फाई हो गए, मतलब अब उनको एक्स्ट्रा हमें पेमेंट नहीं करना है, फुल सेटल कर दिया, तो ऐसी केस में हम कोई एंट्री नहीं करेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो वही चीज क्या रखा है कि देन एग्रीड अमाउंट ऑफ द एसेट इज डिडक्टेड फ्रॉम द क्लेम ऑफ द क्रिएटर एंड द बैलेंस इज पेड टू हिम, नो एंट्री इज पास टू द ट्रांसफर ऑफ एसेट टू द क्रिएटर। ओके, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8, entry for the payment of outside liability. Then if the liability paid in cash, so entry will be Reliance account debit to cash या bank account. Then B, if the liability is taken over by the one of the partner, so that Reliance account debit to partner capital account. यहाँ ध्यान रखना, क्योंकि रिलायंस अकाउंट में हमने एसेट्स ट्रांसफर कर दी है और लायबिलिटी भी ट्रांसफर कर दी है, तो लायबिलिटी का पेमेंट होगा तो रिलायंस को डीआर करना पड़ेगा, यहाँ पे लायबिलिटी का नाम नहीं लिखोगे, ठीक है। अगर हम जनरल वे में देखते कि 2,000 पेड टू क्रिएटर, तो एंट्री हम करते क्रिएटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, लेकिन यहाँ पर क्रिएटर का अकाउंट हमने पहले क्लोज कर दिया है, तो उसके प्लेस पर अब हमारे पास रिलायंस अकाउंट है, तो रिलायंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हमें करना पड़ेगा बेटा। ऐसे ही लायबिलिटी किसी पार्टनर ने ली है तो रिलायंस अकाउंट डेबिट टू पर्टिकुलर पार्टनर्स अकाउंट, उसके नेम से हम लोग शो करेंगे। नोट में मैंने लिखा हुआ है इफ एनी लायबिलिटी इज पेड इन अदर देन कैश नो एंट्री विल बी पास, ये मैं डिस्कस कर चुका हूं आपको, कैश को छोड़ के किसी और एसेट में पेमेंट करना है तो कोई एंट्री नहीं करनी। पॉइंट नंबर 2, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द पेमेंट ऑफ लायबिलिटी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द पेमेंट ऑफ लायबिलिटी इट हैज टू बी पेड आउट इन फुल। क्या कह रखा है कि भाई आउटसाइड लायबिलिटी के बारे में क्वेश्चन में नीचे नहीं कह रखा कुछ कि पेमेंट करना है या नहीं करना, तो हमें तो पेमेंट करना ही है, ये ध्यान में रखो। जब तक सभी लायबिलिटी का पेमेंट नहीं हो जाता फर्म डिसॉल्व हो ही नहीं सकती, क्लियर। तो क्वेश्चन में कहेगा तो उस तरह से पेमेंट करेंगे, नहीं कहेगा तो जितनी लायबिलिटी है उतना पेमेंट करेंगे, पेमेंट जरूर होगा लायबिलिटी। सर यस सर जैसे 4 लायबिलिटी है कोई भी, और सर 2 का पेमेंट की वो बता रहा है कि कैसे करना है, और सर जो बची हुई 2 उनका हम पेमेंट कर देंगे फुल में अगर बची है तो। बिल्कुल बिल्कुल करना है। क्रेडिटर दे रखा है, बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है, बिल्स पेबल दे रखा है या फिर बैंक लोन दे रखा है, तो इसमें से अगर 2 के लिए कह रखा है और 2 के लिए नहीं कह रखा है, हमें करना 2 के लिए जैसा कह रखा है वैसा करेंगे। भाई पेमेंट के क्वेश्चन में ध्यान रखना कि पेमेंट हमें कम भी करना हो सकता है, ज्यादा भी करना हो सकता है, तो उसके लिए तो वो कहेगा कि भाई इतने को इतना पेमेंट करना है तो वो तो हम कर देंगे पेमेंट। लेकिन जिनके लिए नहीं कहेगा तो ये एज्यूम कर लेंगे कि उनको उतना ही पेमेंट करना है जितने की हमारी बुक वैल्यू है लायबिलिटी की, ठीक है। पेमेंट सभी का करना है, ओके यस। नेक्स्ट बेटा, अब ये स्पेशल कुछ जनरल एंट्रीज हैं, ये पेपर में इंडिविजुअल पूछी भी जाती है बेटा, है ना। अकाउंट ट्रीटमेंट ऑफ रिलायंस एंड एक्सपेंसेस, मैंने आपको बताया कि जब हम फर्म डिसॉल्व करते हैं उस समय हमें एक्सपर्ट की भी थोड़ी सी हेल्प लेनी पड़ती है, या फिर कुछ उस डेट में कुछ स्पेशल एक्सपेंसेस होते हैं फॉर डिस्पोज ऑफ लायबिलिटी एंड एसेट्स, तो इन सब के लिए उन एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट है बेटा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिलायंस एंड एक्सपेंसेस, ठीक है। एसेट्स को रिलाइज करना, लायबिलिटी का पेमेंट करना, इस प्रोसेस को करने के लिए जो एक्सपेंसेस पे होंगे वो रिलायंस एंड एक्सपेंसेस होंगे बेटा। और उसके लिए क्या एंट्री करनी है, नंबर ए, ये सिचुएशन है, डिफरेंट सिचुएशन है, कंडीशंस है। नंबर ए, व्हेन एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय फर्म एंड पेड बाय द फर्म, भाई ये तो एक्सपेंसेस फर्म के ही हैं और फर्म को पे करना, तो एंट्री होगी रिलायंस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, क्योंकि अलग कोई अकाउंट नहीं ओपन करना है हमें। भाई मान लो सैलरी पे करते, मान लो सीए की हमने हेल्प ली तो रेम्यूनरेशन पे कर रहे हैं तो रेम्यूनरेशन अकाउंट डेबिट टू कैश होना चाहिए जनरल वे में, लेकिन जब रिलायंस अकाउंट ही ओपन है और क्लोज डाउन फर्म कर रहे हैं तो अलग अकाउंट कोई ओपन करना ही नहीं है हमें,
तो उस केस में रिलायंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो जाएगा, बैंक अकाउंट हो जाएगा, क्योंकि रिलायंस यहाँ पर नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है, उसी में जाना है। नेक्स्ट, व्हेन एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय द फर्म एंड पेड बाय वन ऑफ द पार्टनर, अगर वो कहता है, एक पार्टनर कहता है कि भाई ऐसा है कि मैं रिलायंस एक्सपेंसेस पे करूंगा, ठीक है, ये मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूं, तो उस केस में रिलायंस अकाउंट डेबिट टू कैश के प्लेस पर क्या आ जाएगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, उस पर्टिकुलर पार्टनर का नाम आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, सी, व्हेन रिलायंस एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय द पार्टनर एंड पेड बाय द फर्म, देखिए पार्टनर ने बॉन्ड किया, प्रॉमिस किया कि मैं पे करूंगा, लेकिन उसने पेमेंट नहीं किया, ये सिचुएशन हो गई, तो फर्म को ही पे करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे कि भाई आपने तो प्रॉमिस किया था बॉन्ड करने के लिए, तो आपकी कैपिटल में काटेंगे अमाउंट, तो एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे उस पर्टिकुलर पार्टनर को, ठीक है, टू कैश या बैंक अकाउंट। पॉइंट नंबर डी, व्हेन रिलायंस, यस 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 सर ये कंबाइंड एंट्री है ना एक शायद? बेटा देखिए, मैं इंडिविजुअली आपको बता रहा हूँ, कंबाइन आप कर, सिचुएशन बनती है तो कर देना, है ना। नहीं सर, इसमें सर अगर बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो सर इसका मतलब तो हमारे पास से पैसा जा रहा है ना सर? फर्म के पास से पैसा जा रहा है, हाँ है ना। मतलब पार्टनर, पार्टनर की ड्यूटी हम पेमेंट कर रहे हैं, पार्टनर ने प्रॉमिस कर लिया था, इसका मतलब बियर किया था पार्टनर ने, लेकिन उसने पेमेंट नहीं किया, तो उसके प्लेस एक बार सर रियलाइजेशन भी तो डेबिट होना चाहिए। वेरी गुड, वही होगा जब वो प्रॉमिस करेगा कि हाँ भाई मैं पे करूंगा, तो ये बी वाली एंट्री भी तो होगी साथ में, भाई पहले तो प्रॉमिस कर रहा है तो उसकी एंट्री, है ना। हाँ सर, तो वो फिर वही पूछ रहा था, हाँ वही पूछ रहा था। बिल्कुल बिल्कुल, तो यहाँ पर पहली बी एंट्री होगी पहली, तो फिर दूसरी ये वाली एंट्री होगी, अगर वो अपनी जेब से खुद पे कर देता है, फर्म नहीं पे करती, तो फर्स्ट एंट्री करनी है, बी एंट्री ही करनी है, फिर पेमेंट की एंट्री नहीं करनी, क्योंकि पेमेंट फर्म नहीं कर रही है, फर्म के पास से पैसा नहीं जा रहा, पर्सनली पार्टनर के जेब से जा रहा है, तो वो तो आउट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन हो गया ना, उससे तो मतलब ही नहीं है। तो फर्म अगर पे करती है तो बैंक अकाउंट सीआर होगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। डी पॉइंट, व्हेन रिलायंस एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय वन ऑफ द पार्टनर एंड पेड अनदर पार्टनर, ये भी हो सकता है भाई, एक पार्टनर ने कहा हो, मिस्टर मान लो राम ने कहा हो कि भाई ऐसा है कि मैं पेमेंट करूंगा रिलायंस एक्सपेंसेस, तो फर्म तो ये ऊपर वाली एंट्री कर देगी, बी वाली एंट्री, रिलायंस अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट, है ना। लेकिन वो पेमेंट नहीं कर पाया, उसकी जगह पर दूसरा पार्टनर पेमेंट कर रहा है, तो यहाँ पर ये दूसरी एंट्री डी वाली एंट्री और हो जाएगी, राम्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि राम प्रॉमिस कर रहा है, किया था, तो राम की लायबिलिटी मोहन पे कर रहा है, तो राम की कैपिटल डेबिट कर देंगे, मोहन की कैपिटल में उतना अमाउंट क्रेडिट कर देंगे, तो राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर यहां तक हो गया। नेक्स्ट, एंट्री नंबर 10 में ई पॉइंट रह गया है, देखिए, इफ सच एक्सपेंसेस आर टू बी ट्रीटेड एज ए पार्ट ऑफ प्राइवेट और पर्सनल एक्सपेंसेस, देन नो एंट्री विल बी पास। सीधी कह दिया उसने कि अगर पार्टनर जो है ये एक्सपेंसेस अपने पर्सनल जेब से पे करता है तो उसकी फर्म कोई एंट्री नहीं करेगी। एफ पॉइंट देखिए, व्हेन ए व्हेन ए फिक्स अमाउंट इज गिवन टू पार्टनर बाय द फर्म, कभी कभी ऐसा होता है कि भाई फर्म ये कहती है कि आप इतना, है ना, ये सर्विस हमें प्रोवाइड कर रहे हो, इसके बदले में हम आपको 10,000 रुपीज देते हैं रेम्यूनरेशन, है ना, एक पर्टिकुलर सर्विस के लिए। मान लो एक पार्टनर ने कहा कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूं कि जितनी भी एसेट्स होगी और लायबिलिटी होगी, एसेट्स का पेमेंट करूंगा, लायबिलिटी एसेट्स को सेल करूंगा और लायबिलिटी का पेमेंट करूंगा। तो फर्म ये कहेगी कि भाई ऐसा है कि ये जो प्रॉमिस कर रहे हो, ये इसके बदले में, ये जो वर्क हमें दे रहे हो, इसके बदले में हम आपको कुछ अमाउंट देंगे। तो जो अमाउंट फर्म दे रही है वो रेम्यूनरेशन गिवन टू द पार्टनर है बेटा। तो व्हेन ए fixed amount is given by the partner to the firm toward the realization expenses, the entry will be the realization account debit to partner capital account, वो फिक्स अमाउंट से एंट्री होगी। लेकिन ये पार्टनर ये कहता है कि भाई ऐसा है
कि चलो मुझे आप इतना अमाउंट दे रहे हो तो रिलायंस एक्सपेंस मैं खुद बियर कर लूंगा आपके, आप तो मुझे लमसम अमाउंट दे दो जिसमें मेरा रेम्यूनरेशन भी है, इसमें मेरा इसमें जो एक्सपेंडिचर होंगे फर्म के वो मैं खुद पे कर दूंगा, वो अमाउंट भी है। तो उस केस में ना पहली एंट्री होगी लाइफ अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स अमाउंट, देन एक्चुअल एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय द पार्टनर एंड पेड बाय द फर्म, देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। लेकिन अगर मान लो पार्टनर पे नहीं करता उस एक्सपेंसेस को तो हमें ये एंट्री अलग से करनी है, ये तो पहले भी आ चुकी है ना, लेकिन एक लमसम अमाउंट हमने दे दिया तो ये एंट्री जो है पहली वाली एंट्री होगी, फर्स्ट एंट्री केवल एक एंट्री होगी, तो एक्चुअल रिलाइजेशन एक्सपेंसेस की कोई एंट्री नहीं होगी। समझ में आया? 10,000 रुपए का मिस्टर रोहित है पार्टनर, उसको हमने दे दिया और उसने कहा कि भाई ऐसा है कि मैं रिलायंस एक्सपेंसेस खुद भी कर लूंगा, चिंता मत करो, आप 10,000 रुपए दे दो मुझे केवल। अब नीचे क्वेश्चन में कह दिया है कि 2,000 रुपए के एक्चुअल रिलायंस एक्सपेंसेस हुए, तो 10,000 की एंट्री हमें करनी है रिलायंस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, लेकिन 2,000 की एंट्री नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो उस 2,000 की अमाउंट को खुद पर्सनल बियर कर रहा है, हमने तो 10,000 रुपए उसे दे दिए। लेकिन अगर रुपए वो पेमेंट नहीं करता और उसने हमें प्रॉमिस किया था तो हम उसकी कैपिटल में डिडक्ट कर देंगे, क्योंकि हमें पेमेंट करना है ना रिलायंस एक्सपेंसेस एक्चुअल जो हुए, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट ये एंट्री हो जाएगी। ठीक है, अकाउंट को क्लोज करते हैं और रिलायंस अकाउंट को क्लोज करने के बाद में उसके अंदर प्रॉफिट आता है या लॉस आता है। ठीक है, तो उसका हमें एंट्री करना है पॉइंट नंबर ए, व्हेन रिलायंस अकाउंट डिस्क्लोज द प्रॉफिट अगर होता है रिलायंस अकाउंट में तो एंट्री होगी रिलायंस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर ऑल पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, और अगर लॉस होगी तो इस एंट्री को रिवर्स कर देंगे, पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू रिलायंस अकाउंट एंट्री है। अब इसके बाद भाई लोन है पार्टनर का, वो तो हमने रिलायंस अकाउंट में शो नहीं किया, अब उसका पेमेंट अलग से करना है हमें, तो पेमेंट ऑफ द पार्टनर लोन होगा तो पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश अकाउंट ये एंट्री करेंगे। उसके बाद फर्म के अंदर जो 56 एसेट्स बची है ना भाई, एसेट साइड में 50 एसेट्स भी तो बची हैं अभी, क्योंकि उसे तो रिलायंस अकाउंट में हमने शो नहीं किया है, तो उसको हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डीआर साइड में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उससे रिलेटेड ही एंट्री है 50 assets such as debit balance of profit and loss account such as advertisement suspense account are not transferred to life account, these are directly debited to partner capital account in their profit sharing ratio passing a following entry। एंट्री क्या है बेटा बताइए? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस है, एसेट्स में दे रखा होगा। इसके बाद पार्टनर का लोन अकाउंट, बेटा ये ध्यान में रखना कि पार्टनर फर्म को लोन देता है तो लायबिलिटी साइड में वो तो हमने एंट्री कर दी, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि पार्टनर ने फर्म से लोन लिया हो, है ना, पार्टनर ने फर्म से लोन लिया हो, तो फर्म से लोन लिया है तो उस केस में वो हमें उस अमाउंट को पेमेंट करेगा, तो एंट्री हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर लोन अकाउंट। ठीक है, समझ में आया? तो लेकिन एक बात ध्यान में और रखना है, वो मैं आगे जाके बताऊंगा बेटा। ठीक है, ये भी आप कर सकते हो कि जो पार्टनर ने लोन हमसे लिया है वो ऐसा साइड में हमने दिखा रखा है, तो उसे हम कैपिटल अकाउंट में भी माइनस कर सकते हैं, कैपिटल अकाउंट के डीआर में भी शो कर सकते हैं, है ना। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, इंडिविजुअल भी पे कर सकते हो आप, और कैपिटल अकाउंट में शो करके बैलेंस जो कैपिटल अकाउंट बचेगा वो हम पेमेंट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है ना कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे। कैपिटल अकाउंट में जो बैलेंस है वो बैलेंस सीडी नहीं बचता है, ये ध्यान रखना, है ना। कैपिटल अकाउंट क्योंकि फर्म क्लोज हो रही है तो पार्टनर तो रहेंगे नहीं, तो जो बैलेंस अमाउंट बचता है कैपिटल अकाउंट का, अगर वो डेबिट साइड में बचता है तो पार्टनर को हम वो पेमेंट करेंगे, और क्रेडिट में बचता है तो पार्टनर से हम वो चार्ज करेंगे। तो इस केस में व्हेन ए पार्टनर इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग इन कैश टू क्लियर ऑफ हिज डेबिट बैलेंस, देन कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अगर डेबिट बैलेंस है पार्टनर कैपिटल का तो वो यहाँ पर
हम उससे लेंगे, वापस लेंगे, दीजिए सर आपका नेगेटिव कैपिटल आ रहा है। लेकिन अगर पार्टनर का क्रेडिट बैलेंस हमारे ऊपर है तो हमें खुद पे करना है, तो उस केस में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट करना है। इसके बाद 17 में देखेंगे कैश या बैंक अकाउंट। अब ये यहाँ पर ध्यान रखना कि कैश और बैंक अकाउंट जब हम बनाते हैं तो लास्ट में जाके वो इक्वल आ जाना चाहिए। जैसे कि एडमिशन के समय पर, रिटायरमेंट के समय पर बैलेंस शीट जब बनाते थे तो क्यों दोनों साइड इक्वल आ जाती थी, तो ये मान लिया जाता था कि हाँ भाई हमारा आंसर सही है। तो यहाँ पे तो कैश या वो बैलेंस शीट तो बनेगी नहीं, यहाँ बनेगा बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट। तो उस केस में डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस दोनों इक्वल आनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, दिस अकाउंट मस्ट बी प्रिपेयर एंड क्लोज लास्ट ऑफ ऑल, द टोटल ऑफ द बोथ द साइड ऑफ द अकाउंट must be equal in way of the account also help the verification of the arithmetical accuracy of account. Clear? Next देखिए नोट में, if cash balance and bank balance both are given in question then only one account either cash account or bank account is prepared. एक अकाउंट बनाना है आपको, दोनों बैलेंस दे रखे हैं बैलेंस शीट में, तो एक अकाउंट बनाना है। अगर बैंक अकाउंट बनाना है तो कैश का बैलेंस हमें ट्रांसफर करना है बैंक अकाउंट में, और अगर कैश अकाउंट बनाना है तो बैंक का बैलेंस हमें कैश अकाउंट में ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो इफ द कैश अकाउंट इज प्रिपेयर एंड एंट्री इज पास द विथड्रॉइंग द बैंक बैलेंस एंड इफ ए बैंक अकाउंट इज प्रिपेयर द कैश डिपॉजिट इज इनटू द बैंक। ठीक है, तो अगर हमें बैंक अकाउंट बनाना है तो कैश जो होगा वो बैंक में जमा करने की एंट्री करेंगे, जो हमारे पास बैलेंस बचा है, तो उस समय एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन अगर कैश अकाउंट हम बना रहे हैं और बैंक अकाउंट का बैलेंस दे रखा है तो बैंक से विथड्रॉ करेंगे, तो उस समय एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, उसकी लीजिंग हो जाएगी अकाउंट में। ठीक है, ये क्वेश्चन जब हम न्यूमेरिकल करेंगे ना तो और अच्छी से समझ में आने वाला है। तो मैंने एंट्रीज आपके साथ में शेयर कर दिया बेटा, ये एंट्रीज मैंने अभी बताई है आपको, प्रिपरेशन ऑफ द कैश और बैंक अकाउंट। तो ये डिपॉजिट और विथड्रॉ की एंट्री है। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट जो है ना वो मुझे न्यूमेरिकल कराना है, क्योंकि कैपिटल अकाउंट तो आप बनाना सीख गए हो, है ना, पहले से ही कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, लीजिंग अकाउंट आप बना लोगे। ठीक है, ये एक टॉपिक है छोटा सा, है ना, ये हम अगली क्लास में आपके साथ शेयर करेंगे, है ना, डिफरेंस बिटवीन रिवैल्यूएशन एंड रियलाइजेशन अकाउंट, और एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हम करेंगे। ओके बेटा, तो क्लास को ऑफ करते हैं, कल आपसे आगे हम लोग इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। ओके ओके थैंक यू सर। थैंक यू सर।